तो बेटे, आज की चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है जब कोई इकोनॉमी एक से ज्यादा पॉलिसीज लाती है अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। 1991 मतलब 90s का एंड चल रहा था, और 78 79 90 इंडियन इकोनॉमी एकदम क्राइसिस की तरफ जा चुकी थी। ना हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए थे, ना हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस थी पीएसयूज की, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। ना ही अच्छा पर कैपिटा इनकम आ रहा था। इन्फ्लेशन स्पाइरल बढ़ता जा रहा था, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी इंडिया की। और ऐसे में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है बेटे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई एनईपी के नाम से, यानी कि एलपीजी। एल का मतलब था लिबराइजेशन, जो कि पहले था लाइसेंसिंग। पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन, जो पहले था कोटाज, इंडस्ट्रीज का कोटा बना हुआ था। और जी का मतलब था ग्लोबलाइजेशन, जो कि पहले था पी, प्लेस ऑफ परमिट्स, यानी कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए परमिट्स लेने पड़ते थे। तो तीन पॉलिसीज थी पहले, एल क्यू पी, जो बाद में बन गई एल पी जी। ठीक है, तो एल क्यू पी में क्या था कि लाइसेंस लेना पड़ता था। क्यू फॉर कोटाज सेट थे, किसको कौन सा कोटा मिला हुआ है। और पी फॉर परमिट्स, यानी कि आपको परमिट्स लेनी पड़ती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। एलपीजी ने इन सब से फ्री किया। एल फॉर लिबराइजेशन, यानी कि लिबरल हो गए हम बहुत ज्यादा पॉलिसीज के ऊपर, लाइसेंसिंग के ऊपर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जो कोटा था गवर्नमेंट सेक्टर का, उसमें से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर को कोटाज दिए गए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और लिबरल किया गया और फ्री किया गया। तो इसके साथ 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से इंडिया के अंदर आई बेटे क्या, एलपीजी पॉलिसी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है जी। क्या कारण थे कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी? जैसा कि मैंने बताया था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे हम लोग, तो क्यों ऐसा लगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस है? तो पहला था बेटे माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। पहले आप समझिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है बेटे, अगर उससे ज्यादा खर्च कर दे तो वो बोलते हैं हम डेफिसिट हुआ। समझ रहे हो? तो बजट से ज्यादा हम लोग खर्च कर रहे थे, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा हो गया था टोटल रिसिप्ट से, और लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा था। ठीक है ना, विच इज कॉल्ड माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट। तो लोन अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंट्री के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा, और ये बर्डन इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया था। ठीक है बेटे, तो इस टाइम माउंटिंग फाइनेंशियल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए भी एनईपी पॉलिसी को लाना जरूरी पड़ गया था। दूसरा था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में होने वाली ट्रांजेक्शन का डिफरेंस। ठीक है बेटे, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये हमारे फेवरेबल होता है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इनफेवरेबल होता है। सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि मान लीजिए कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किए 100 रुपए के और इंपोर्ट किया 80 रुपए का, तो 20 रुपए का हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आया। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपए का और इंपोर्ट कर लेते हैं 150 रुपए का, तो 50 रुपए का हमारे पास क्या हो गया बेटे, डेफिसिट हो गया, विच इज एडवर्सेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंस था ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे। इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी कर दी गई थी। तो मतलब पूरी तरह क्लोज नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लोज इकोनॉमी थी, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स थे, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, उन दिनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाला बहुत अमीर माना जाता था।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बेटा हमारा नेगेटिव आना शुरू हो गया, और वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग स्टेज था जब हम ये समझ रहे थे कि हमारी इकोनॉमी में अब जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग लोन लेते जा रहे हैं। जैसे ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको फॉरेन रिजर्व यूज करना पड़ेगा या आपको लोन लेना पड़ेगा। वो जो लोन आप ले रहे हो वो आपके बीओपी को बैलेंस करने के लिए ले रहे हो, ठीक है बेटे। लेकिन एग्जैक्टली exactly वो आपके ऊपर बर्डन बनता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तीसरा था गल्फ क्राइसिस 1990s के अंदर। गल्फ में जो हमारा अभी दुबई, कतर, ईरान, ये जो है ये गल्फ कंट्रीज होती हैं। तो जो गल्फ कंट्रीज थी वो इराक में वॉर चल रहा था, और वॉर के कारण पेट्रोल के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, और इंडिया पेट्रोल बनाता तो है नहीं, इंडिया के पास पेट्रोल तो है नहीं, वो खरीद के लाता है। तो गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि खरीदोगे कैसे? फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने गल्फ कंट्रीज के साथ सेटअप करा, बेसिकली दुबई के साथ और उसके आसपास के जो यूएई के जो भी स्टेट्स हैं उनके साथ, कि जो आप पेट्रोल हमें बेचेंगे या जो क्रूड ऑयल हमें बेचेंगे, वो क्रूड ऑयल आप रुपीज में खरीदिए हमसे, मतलब रुपीज में हमसे हमको बेचिए, हम रुपए में आपको पेमेंट करेंगे। अब रुपए में पेमेंट करने से फायदा ये हुआ कि हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। जहां पे अच्छा है वहां पे अच्छा बोला जाएगा, जहां बुरा है वहां बुरा बोला जाएगा, हम पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है जी। तो जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो उस टाइम आप डॉलर में खरीद रहे थे, इंटरनेशनल करेंसी थी डॉलर। डॉलर, और डॉलर में खरीदने के लिए आपको डॉलर का रिजर्व होना जरूरी है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना आपके पास जरूरी है। या तो आप उस कंट्री की करेंसी में खरीद सकते हो या डॉलर में खरीद सकते हो। अब आपके पास इंटरनेशनल करेंसी यूज करने के लिए डॉलर है। तो क्या हुआ कि हमारे पास बीओपी भी कम था, और गल्फ क्राइसिस में प्राइस बढ़ने की वजह से बीओपी का जो गल्फ था, बीओपी का जो डिफरेंस था वो बढ़ना भी बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि जब आपके पास प्राइस बढ़ेगी तो आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो आपका बीओपी एडवर्सेबल आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो गल्फ क्राइसिस में थोड़ा सा हम लोग प्राइस की वजह से भी पीछे गए। और जब आप इतने बड़े लेवल पर पेट्रोलियम खरीद रहे हो अपने कंट्री के लिए और बाकी चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपका फॉरेन रिजर्व जो है, जो आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यही हुआ हमारे साथ भी, कि हमारा रिजर्व जो है वो धीरे 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 कम होता चला गया। और बताते हैं कि चंद्रशेखर की गवर्नमेंट के टाइम वर्ल्ड बैंक के पास सोना मॉर्गेज रखा गया था। इस पर लिखा भी है मैंने कि Chandrasekhar government had to mortgage country's gold reserve with the World Bank to discharge its foreign debt servicing obligations। फॉरेन डेट जो ले रखा था उसको हटाने के लिए चंद्रशेखर को क्या करना पड़ा बेटे? गोल्ड रिजर्व रखना पड़ा। हम तो थे नहीं, लेकिन बताते हैं कि जहाज भर के सोना गया था। जहाज का मतलब शिप, शिप भर के सोना गया था, तब जाके सारा डेट उतरा था, ठीक है। और इतना सारा कुछ हो गया तो कंट्री पैसे तो रिकवर करेगी ना। तो वहां से निकल के आया राइज इन प्राइस, इन्फ्लेशन रेट बढ़ना शुरू हो गया, और प्राइस स्पाइरल के अंदर हम धीरे 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 फंसते चले गए। उस टाइम का इन्फ्लेशन 16.7% तक पहुंच गया था। इन्फ्लेशन रेट 6.2% अगर हो जाए तो आफत मच जाती है, वहां पे 16.7% था, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल चीजों के रेट 16 रुपए, मतलब किसी चीज का रेट अगर 100 रुपए है तो उसका रेट 16 रुपए 70 पैसे ज्यादा मिल रहा है। मतलब 116 रुपए 70 पैसे का पड़ रहा है 100 रुपए की चीज, समझ रहे हो? दिस इज इन्फ्लेशन रेट। तो यहां से इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ा हुआ था, ठीक। अच्छी
क्रॉप होने के बावजूद भी हमारा ये जो प्राइस स्पाइरल था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इसके पीछे रीजन यही था कि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? पब्लिक से ही विड्रॉ करेगी। तो पब्लिक को सामान महंगा बेचकर गवर्नमेंट पैसा विड्रॉ कर रही थी। ठीक है। अगला रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, इनका बहुत बुरा हाल हो गया था। बुरा हाल कैसे? इनके अंदर करप्शन हो गई थी, काम करने का इच्छा नहीं थी। सरकारी एम्प्लॉय कैसा होता है सब जानते हैं। ठीक है। तो काम करना नहीं चाहते थे लोग, और जिसकी वजह से इनका जो टर्नओवर था वो भी धीरे 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 कम होता चला गया। ठीक है। देयर वाज जस्ट 5 enterprises in 1951 in in public sector in India, but in March 1991 there were numbers rose to 246. 1951 में 5 गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, वो बढ़कर 246 हुई। ठीक है। बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस पर। पहले 15 सालों में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया इन्होंने, पहले 15 सालों में अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन धीरे 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 ये लोग पुअर परफॉर्मेंस की तरफ मूव करने लगे। उसके कारण भी थे, करप्शन उसका कारण था। जो एम्प्लॉयज थे वो परमानेंट हो गए थे, तो उसकी वजह से भी वो लोग थोड़ा काम में लेजीनेस दिखाने लगे। तो बेसिकली ये कारण थे जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी लगी। क्या क्या? माउंटिंग ऑफ डेफिसिट, यानी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। एडवर्स बीओपी, बीओपी हमारा एडवर्स हो गया था। गल्फ क्राइसिस की वजह से पेट्रोलियम के प्राइस बढ़े हुए थे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो रहा था। राइज इन प्राइस हो गया था। प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइरल में हम फंस रहे थे। और पुअर परफॉर्मेंस थी पीएसयूज की। पीएसयूज हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 एलिमेंट्स थे: लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए इसको एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है बेटे। जैसा कि आपने पढ़ा था कि एलपीजी जो है वो एलक्यूपी से ट्रांसफॉर्म होके आया है। तो पहले एल का मतलब था लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप बिजनेस बिना लाइसेंस लिए कर सकते हो, और उसके लिए कुछ इकोनॉमीज फिक्स की गई, मतलब कुछ सेक्टर्स फिक्स किए गए। उनको छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स में आप आराम से काम कर सकते हैं। तो लिबराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस इट्स फ्री फ्रॉम द डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है बेटे। एक होता है लिबराइजेशन, और एक वर्ड होता है लिबराइजेशन लेजिस फेयर। लेजिस फेयर और लिबराइजेशन में फर्क ये है, लेजिस फेयर फ्रेंच वर्ड है, कि लिबराइजेशन के अंदर गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं रखती, थोड़ा सा कंट्रोल रखती है कि अगर आप फेयर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। लेसिस फेयर में क्या होता है कि कंट्री बिल्कुल फ्री है, अपना काम करते रहे। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। क्या बनेगा, क्या बेचा जाएगा, सब डिसाइड करेगी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिबरल हुआ गया कि आप बिजनेस करिए। ठीक है। प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब कुछ आप करिए। ठीक है। गवर्नमेंट बस आपका सुपरविजन करेगी कि आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अभी बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, लिबराइजेशन और लेसिस फेयर के बारे में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबसे पहला रिफॉर्म जो लिबराइजेशन के अंदर आया वो आया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में पब्लिक सेक्टर यूनिट को कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है। और अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो कंप्लीट किया गया। इन जुलाई 1991 a new industrial policy was announced abolishing the requirement of licensing except the 5 industries। 5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको अपने पास गवर्नमेंट ने रखा, कहा कि इनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। उसमें था लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल्स। इन 5 चीजों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिगरेट के अंदर अब वो पान मसाला, गुटखा वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही जब आप
केमिकल्स की बात करते हैं तो सारे केमिकल्स इसके अंदर लगभग लगभग कवर होते हैं, ठीक है ना। तो पेंट वगैरह नहीं। तो 5 ये इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको छोड़कर बाकी सारे का लाइसेंस फ्री कर दिया गया कि आप आराम से काम कीजिए, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है बेटे। दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, जैसा कि आपने पढ़ा कि 5 थे और 246 तक पहुंच गए थे हम लोग, है ना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 टू 8। 17 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो बड़ी यूनिट्स थी, उनको 8 कर दिया गया, ठीक है ना। द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वाज रिड्यूस्ड मेयरली टू 2। दीज इंक्लूडेड एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। और बाद में 2010-11 तक इसको और भी कम कर दिया गया। फिर एटॉमिक एनर्जी हमारे पास रह गई और रेलवेज गवर्नमेंट के पास रह गई, बाकी सब जगह लगभग लगभग प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर मोनोपोली है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट किसी और का इंटरफेरेंस इसमें बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है। फिर आया बेटा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले रिजर्व एरियाज थे कि कहाँ पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब कौन सी चीज का प्रोडक्शन आप कर सकते हो और कौन सी चीज का प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हो, तो उसका डी रिजर्वेशन किया गया। कुछ ऐसे थे जिनको एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पहले से रिजर्व करके रखा गया था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही चलेंगी, वो वापस डी रिजर्व किया गया, कहा गया बड़े लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बनारस की साड़ी जो होती है वो आज भी हाथ से बनाई जाती है, ठीक है। तो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हाथ में थी, फिर कहा गया कि जो मर्जी वो जो चाहे वो बना सकता है, तो अब मशीनों से भी बनी हुई बनारस की साड़ियां आती हैं, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं होती जो हाथ वाली में होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से डी रिजर्वेशन किया गया चीजों का कि जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में थी वो अब बड़े लोग भी कर सकते थे। फिर आता है बेटा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की गई, और यहाँ पर लाइसेंसिंग, लिंक लाइसेंसिंग जो था वो फ्री कर दिया गया, कहा गया कि अब आप डिसाइड कीजिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर का चॉइस था कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर बेटा फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री नहीं था, अब आपको कहा गया कि आप कैपिटल गुड्स को फ्रीली क्या कीजिए, इंडिया के अंदर मंगाइए। अब कैपिटल गुड्स आएगी तो वो आपके लिए प्रोडक्शन करेगी, तो सिंपली प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स को फ्री कर दिया गया, आप टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के साथ खरीद सकते थे इंडिया के लिए, ठीक है बेटे। ये आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म था जिसके अंदर क्या क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, डी रिजर्वेशन हुआ प्रोडक्शन एरियाज का, जो कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर था वो बड़े हो गए, कभी कोई बड़ी चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे दी गई। फिर एक्सपेंशन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई, और फ्रीडम कर दिया गया कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए, यानी कि आप टेक्नोलॉजी मशीन्स वगैरह खरीद के ला सकते थे फॉरेन से। फिर आया बेटा फाइनेंशियल रिफॉर्म, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर पहले हम ये जान लें कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते क्या क्या है। तो जितने भी आपके बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि बैंक और एनबीएफसी, वो आपका स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन मार्केट, ये सब फाइनेंशियल आता है, और इन सब का कस्टोडियन कौन होता है, सबका सुपरविजन करता है आरबीआई, ठीक है बेटे। तो लिबराइजेशन का मतलब है सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ठीक है। पहले आरबीआई रेगुलेटर था, अपने इशारों पे नचाता था, अब आरबीआई फैसिलिटेटर हो गया, आरबीआई सिर्फ फैसिलिटीज देने के लिए रह गया, वो अब फुल कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैंकिंग्स थी या जो प्राइवेट बैंक थे, इनको कहा गया कि आप फ्री प्ले करो मार्केट फोर्सेस के साथ, यानी कि डिमांड और सप्लाई के साथ आप फ्री प्ले करिए, और जो कुछ गवर्नमेंट बैंक्स थी वो आरबीआई के रेगुलेशंस के साथ काम करेंगी, मतलब कंप्लीट फ्रीडम नहीं दिया गवर्नमेंट वालों को, प्राइवेट वालों को फ्री कर दिया गया।
हाँ, गवर्नमेंट वाले भी फ्री प्ले में खेल सकते थे, तो मतलब अपने फ्री प्ले मार्केट, यानी कि होता है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर काम करना। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये आया दूसरा। ठीक है, उसके साथ ही एफआईआई जो था उसको इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर दिया गया। पहले एफआईआई को डायरेक्ट, मतलब किसी भी फॉरेन इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट इंडिया में एफडीआई करना अलाउड नहीं था। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो हम लोग गुलाम हुए थे वो एफडीआई के चक्कर में ही हुए थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने कैसे पूरे देश को गुलाम बनाया सबको पता है। तो इसीलिए डायरेक्ट अलाउड नहीं था। फिर एफएफआई को कहा गया कि अब आप कर सकते हैं। तो एफआईआई, सॉरी एफएफआई कह रहा हूँ, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जनरली इसके अंदर जीडीआर एडीआर आता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके थ्रू आप इंडिया के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है बेटे। फिर आया बेटे फिस्कल डेफिसिट, सॉरी फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म क्या, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, इस रिफॉर्म को हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली किया ये गया कि जो टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया का उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया। एंड दिस वाज अगेन कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि इंडिया का टैक्स पॉलिसी में बहुत सारा रिफॉर्म आया। ठीक है, कहते हैं कि जो जीएसटी है ये भी पहले फ्लोर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही रखा था, यानी कि उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ था, जिसे बीजेपी की गवर्नमेंट हमेशा अपोज करती रही। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसने ही जीएसटी पास किया। यही पॉलिटिक्स है, जिसे आप विपक्ष में बैठ के अपोज करते हो उसे आप सरकार में आने के बाद फेवर करने लगते हो। ठीक है जी, तो फिस्कल में रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की कोशिश की, और टैक्स रिफॉर्म के अंदर टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का कोशिश किया गया। ठीक है ना। अब इंडिया में टैक्स जो कलेक्ट किए जाते हैं वो दो तरह से किए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वो टैक्स जो आप कमाते हो और कमा के जाके टैक्स देते हो, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और आप पर ही इम्पोज किया जाता है, आप ही पे करते हैं। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा टैक्स आपके ऊपर बर्डन है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लेवी किया गया है वो टैक्स पेमेंट नहीं करता, वो टैक्स पेमेंट करता है लेकिन गवर्नमेंट को कोई और करता है। जैसे कि आप सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा की जो टिकट है उस पर आप टैक्स देते हैं, जीएसटी, लेकिन वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करने नहीं जाते। पेमेंट आपने करी है जीएसटी की, लेकिन वो सिनेमा हॉल जाके गवर्नमेंट को पे करता है। दिस टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटे। और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट इंडिया में आया जिसमें सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया गया बायर पर, लेकिन पे कौन कर रहा है बेटे, शॉपकीपर जाके बिजनेसेस को। लिबराइजेशन के पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो ज्यादा अच्छा था नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, और लोगों के अंदर डर होता था कि यार बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते थे, टैक्स चुरा लिया करते थे। तो टैक्स का मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट होने लगा। ठीक है, और इनका जो एफर्ट था इसी के हिसाब से फिर वापस आया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सारे स्टेट्स के अंदर लगाए गए थे। अब तो सब हट गया, सब हटा के जीएसटी कर दिया। ठीक है, फिर आया बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि इसमें दो रिफॉर्म्स हुए थे, एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, जिसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन देख लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर डिवैल्यूएशन हो रहा था इंडियन रुपी का। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपकी कंट्री की जो एक्सचेंज वैल्यू है करेंसी की वो घटती चली जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि
100 रुपए में आप $1 खरीद रहे हैं और बाद में 120 रुपए में $1 आप खरीद रहे हैं, तो आपकी कंट्री की मॉनेटरी वैल्यू जो है वो डिवैल्यू हुई है, फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, और अगर आप 90 रुपए में $1 खरीद पा रहे हैं तो आपकी कंट्री की वैल्यू स्ट्रांग हुई है, वो रीवैल्यू मतलब इंक्रीज हुई है, वो डिवैल्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यूएस डॉलर या इंग्लिश पाउंड के मुकाबले हमारा रुपया कैसे एक्सेलरेट करके आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ पर पॉलिसीज बनाई गई। ठीक है, और ये तब बढ़ेगा जब फॉरेन एक्सचेंज हमारी करंट फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ने लगेंगी। ठीक है, जब सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन करेंसीज की तो हम डिमांड कम करेंगे फॉरेन करेंसी की, और आपने पढ़ा हुआ डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में कि जब डिमांड किसी चीज की कम हो जाती है तो क्या होता है बेटे, प्राइस कम हो जाती है। यानी कि जब आपके पास रिजर्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, डिवैल्यूएशन वही है, अभी बता दिया मैंने कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इंडिया की करेंसी को मार्केट में फ्री प्ले पर छोड़ दिया गया, कहा कि अब डिमांड सप्लाई बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर अब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होने लगा। ठीक है बेटे, तो एक साइलेंट फीचर्स बता रहा है ट्रेड पॉलिसीज का आफ्टर रियलाइजेशन, कि अब हम ट्रेड पॉलिसी में भी चेंज ला रहे थे। तो इंपोर्ट कोटा हैव बीन डन अवे विद, जो इंपोर्ट कोटा था वो हटा दिया गया। पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, नई पॉलिसीज लाई गई। ठीक है, और पुराने वाले को हटा दिया गया, लेकिन उन चीजों को अभी भी रखा गया था कैटेगरी के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, जो हैजार्डस थी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली थी। ठीक है, तीसरी चीज, देयर इज मॉडरेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया, पहले इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से हमारे पास इंपोर्ट करने में चीजें महंगी पड़ती थी हमको, तो उसको रिड्यूस किया गया और उसकी वजह से कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मार्केट इनहेंस हुई, मतलब इंडिया इंटरनेशनल मार्केट के लोग भी हमारे यहाँ सामान बेचने आए, तभी तो कॉम्पिटेटिव मार्केट बनेगा। ठीक है, फोर्थ, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन विड्रॉन टू एनहेंस कॉम्पिटेटिव इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया गया ताकि इंडिया का सामान बाहर बिक सके। ठीक है, अब क्या होता है, कोई मान लो एक कोई आलू है, आप इंडिया वाली मार्केट में हैवी ड्यूटी लगा रहे हो तो 120 रुपए का पड़ रहा है, और वही वो पाकिस्तान से खरीदे तो उसको 70 रुपए का पड़ेगा, तो बताओ कोई कंट्री हम इंडिया से क्यों सामान खरीदेगी, वो पाकिस्तान से खरीदेगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना जरूरी था। ऐसे इंपोर्ट का है कि बाहर से खरीदोगे तो आपको महंगा पड़ रहा है, तो कोई भी कंट्री का सामान जब महंगा बढ़ेगा तो बेचेंगे ही नहीं वो। ये जो मैं बात कर रहा था लिबराइजेशन और लेसेस फेयर के बारे में, ये वही है कि लेसेस फेयर का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में गवर्नमेंट का काम सिर्फ क्या हो गया बेटे, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, बाकी सारा काम कौन करेगी, प्राइवेट सेक्टर। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, सारा डिसीजन किसने लेना है, गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, डिफेंस संभालिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, उससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है। ठीक है बेटे, लिबराइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, लिबराइजेशन आपको फ्री नहीं छोड़ती है काम करने के लिए। लेसेस फेयर जो है, ये वर्ड है फ्रेंच का, इसका मतलब होता है लेट इट बी, जैसा है वैसा चलने दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लिबराइजेशन में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन जहां आप अनफेयर हो जाएंगे, आपके लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स कैंसिल भी हो सकते हैं, अबॉलिश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है लेसेस फेयर वाली इकोनॉमिक सिस्टम में और लिबराइजेशन वाली इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, मतलब आप कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो लेसेस फेयर सिस्टम होती है, वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं करेगी कि आप क्या करने वाले हैं, क्या बेच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम डिफेंस संभालना है और लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। फिर आया बेटे प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझ रहे हो आप कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी अपने सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें जाएंगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीजें डालने का मतलब ये था कि हमारे जो पीएसयूज थे या गवर्नमेंट सेक्टर्स के जितने भी बिजनेसेस थे, ये लोग काम नहीं कर रहे थे और वर्क पेस को बढ़ाना बहुत जरूरी था। ठीक है ना, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑनरशिप शिफ्ट की, अपनी ऑनरशिप को डिसइन्वेस्ट करके किसको दिया, गवर्नमेंट को। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आप अपने सेक्टर को छोड़कर किसी और सेक्टर को दे दो, वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। हमने जब अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी कहीं से तो डिसइन्वेस्टमेंट कही गई। ठीक है बेटे, तो प्राइवेटाइजेशन का क्या कारण, क्यों करना पड़ा प्राइवेटाइजेशन, वो देखो जरा। इट इज द बैकडोर स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, of backdoor of poor performance of PSUs, that there is a call for privatization। इतना बुरा हाल कर दिया था पीएसयूज ने कि हमें क्या करना पड़ा बेटे, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 clearly and categorically stated that significance of PSUs in the process of growth and development, and it's beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify its industrial base between the period of 1951 to 1991। ये क्लियर है कि इंडिया ने अपने पीएसयूज बढ़ाए थे। आपको पता है कि 1951 में 5 थे, फिर 246 हो गए, जितने भी पीएसयूज थे। लेकिन ये पीएसयूज बढ़े तो, लेकिन लास्ट के 90s में इनका जो परफॉर्मेंस था वो धीरे 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 डाउन होता चला गया। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी शिफ्ट हुई थी नॉर्मल इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से कहां पर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ, जिसमें पीएसयूज में हमारे पास नवरत्न थे। नवरत्न आपने पढ़े थे, 9 जेल्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, याद है? चलो दोबारा याद दिला देते हैं। ये देखो, तो आपके पास नवरत्न के नाम पर देखो क्या क्या है बेटे। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपके नवरत्न थे। और ध्यान से देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा पावर और एनर्जी वाले ही हैं, है ना? ठीक, लेकिन नवरत्न के बाद फिर आप कहें कि 9 में ही सिमट जाएगा, तो नहीं, 14 हो गई थी ये इंडस्ट्रीज, जिसमें आपका एमटीएनएल भी इंक्लूड हो गया था, है ना? एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम। फिर 2009 में महारत्नाज इंट्रोड्यूस हुए। महारत्नाज जो पीएसयूज ही थे, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल, ये इन लोगों को कहा गया कि आप नवरत्न में भी महारत्न है। मतलब ये इनको नवरत्न से शिफ्ट करके महारत्न में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, फिर आते बेटा मिनी रत्नाज। तो तकरीबन 68 पीएसयूज ऐसे थे जिनको मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया था। सबकी लिस्ट बनाना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जब नवरत्नाज बैठाए थे तो उन्होंने कहा था कि ये इपिक सेंटर्स होंगे हमारे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के। और हुआ भी ऐसा कि कुछ टाइम तक इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को इतना ज्यादा डेवलप किया कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आगे तक आई। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब ये लोग फिर से वापस कहाँ चले गए बेटे, डीके की तरफ जाने लगे। और तब हमें क्या लाना पड़ा,
प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए जरा, ऑब्वियस गेन्स और इंपैरेटिव लॉसेस क्या क्या हुए प्राइवेटाइजेशन की वजह से। सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट जनरेट हुआ। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो आपको देगी वही आपको खाना पड़ेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही है। फिर यहां से हम सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ आए, मतलब अब हम अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे, हम अपनी पसंद की चीजें यूज कर सकते थे। ठीक है, और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आप अपनी अक्ल के हिसाब से, यानी आप अपने स्किल के हिसाब से जॉब डिजर्व करने लगे। प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब जो मिलती है वो आपकी स्किल और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको निकाल के अलग कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक फायदा हुआ वर्कफोर्स के साथ। फिर है प्राइवेटाइजेशन, एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। और जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं तो आप मॉडर्नाइज भी होते हैं, है ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी क्वालिटी बढ़ती है। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट हुआ इंडिया के अंदर, और जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स की जो क्वालिटीज थी वो भी इम्प्रूव हुई। ठीक, फिर जब प्राइवेटाइजेशन करिएगा तो डाइवर्सिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जो इंडिया में काम कर रही है कंपनी वो अमेरिका भी जाएगी, इंग्लैंड भी जाएगी, रसिया भी जाएगी, और हम बन जाएंगे एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो जब आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो जाते हैं तो फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप कई एरियाज में काम कर रहे हैं। फोर्थ है बेटे प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सर्वोंगिनिटी। अब आपका कंज्यूमर ही भगवान है ना, आप क्या चाहते हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपका कंज्यूमर क्या चाहता है आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लॉस ये था कि सोशल इंटरेस्ट वाला जो काम था वो खत्म हो गया है ना। अब आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, पहले सोशल इंटरेस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती थी। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ये तो होगा ही, प्राइवेट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम होता है। तो इसके होने की वजह से वही चीज प्रोड्यूस की जाने लगी जो कंज्यूमर मांग रहा था। ठीक है ना, और उसकी वजह से प्राइस राइज हो रही थी। ठीक है, और इस प्राइस राइज होने की वजह से एक इंसिडेंट हुआ, सर्किला इंसिडेंट, जिसमें करीबन 50 से ज्यादा पावर जनरेशन में काम करने वाले वर्करों ने सुसाइड कर लिया था एक साथ, क्योंकि उनकी सैलरी में कटौती होने लगी थी महंगाई बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये है सर्कुलर ट्रेजेडी। इंडस्ट्री हुई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, जब पावर लूम इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू जब बढ़ने लगी तो वेज कट करने किया जाने लगा एम्प्लॉयज का, और इतना ज्यादा कट कर दिया गया कि अब वो सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं बचा पा रहे थे। तो तकरीबन 50 से 55 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, जिसको हम सर्कुलर ट्रेजेडी बोलते हैं। और ठीक है ना, तो ये सारे जो थे ये इंपेरेटिव लॉसेस थे। फिर लास्ट टॉपिक बचता है बेटे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अब हम बाहर की इकोनॉमीज को अपने लिए खोल रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को बाहर जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग openness, growing economic interdependence, and deep- deepening of economic integration in the world economy। कहानी ये है कि आपकी इकोनॉमी बंद थी, आपके पास बाहर की कंट्रीज से बहुत कम ट्रेड हो रहे थे, आप कम ट्रेड कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो क्या होगा, फॉरेन रिजर्व का ही तो सारा खेल था, फॉरेन रिजर्व कम होगा।
तो इसको बढ़ाने के लिए बेटा फिर लाया गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसी थी वो देख लेते हैं। ठीक, पहली पॉलिसी आई कि इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी का मतलब होता है आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि मालिकाना हक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले 40% थी, जिससे 51 से 100% तक लाके किया गया। ठीक है, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में 47% थी। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे 100% तक कई इंडस्ट्रीज के अंदर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई और इसी में आया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एनफोर्स किया गया था। उसके पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट, है ना, उसको फिर फेमा कर दिया गया। फिर पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि इंडियन रुपी का कन्वर्ट को आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते थे इंडिया के अंदर। तो आप पैसे को कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्ट करके ग्लोबल मार्केट में काम कीजिए। ठीक है, तीसरा था लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज। अब जो पॉलिसीज बनने लगी वो 5-5 साल के लिए, कम से कम 5 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको लाइसेंस मिलने लगा। और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे, वो सब हटा दिए गए। कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर थे, बाकी सब चीजों पर हटा दिया गया था। रिडक्शन इन टैरिफ्स, जितने भी टैक्सेस पॉलिसीज थी, जो ड्यूटीज लगाई जा रही थी, उनको भी धीरे धीरे रिड्यूस किया गया। ठीक है, और पांचवा था विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इंपोर्ट पर आप कितना टोटल विड्रॉ या क्या बोलते हैं, इंजेक्शन कर सकते हो, तो विड्रॉवल या डिपॉजिट, तो उसको भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसे हटा दिया गया। ठीक है, ऑल दो फेमा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज है। जब आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर अभी भी कोटा रिस्ट्रिक्टेड है कि इतने से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज को खर्च नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया जानती है इसके बारे में कि पूरे वर्ल्ड के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केट एनवायरनमेंट को जनरेट करके रखेगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होंगे उनको हटाने की कोशिश करेगा और प्रमोट करेगा कि फेयर ट्रेड पॉलिसीज चलाई जा सके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है ना, जैसे कि हमारे यहाँ हमेशा राखी, होली, दिवाली, इन पर एक ट्रेंड चलता है कि चाइना का माल का बहिष्कार करो। ठीक है, कुछ सामाजिक तत्व निकलते हैं झंडा लेके कि चाइना के माल का बहिष्कार करो। तो इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट मना नहीं कर सकते कि चाइना अपना माल इंडिया में नहीं बेच सकती है, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक के ट्रेड पॉलिसी के साथ बंधी हुई है। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि कोई भी इकोनॉमी डायरेक्ट मना नहीं कर सकती अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है तो। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकते भाई, क्या समझे। तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जब डब्ल्यूटीओ इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़ी तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि डब्ल्यूटीए हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत देगा और जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंक्रीज होगा फ्यूचर में। दूसरा, अंडर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स MFA, our textile and ready-made garments trade was subjected to quota restrictions. पहले इस पर कोटा रिस्ट्रिक्शन था। As per provisions of WTO, all these restrictions have been removed. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी वो सब हटा दी गई। It has helped India to increase its exports garment and textile. अभी भी इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता है। जैसे आपको पता है कि एक कंपनी है रेमंड्स, पता है आपको कहाँ की है? और एक कंपनी है पीटर इंग्लैंड, वो पता है कहाँ की है? जो रेमंड्स है वो ब्रिटिश कंपनी है बेटे।
आपको ऐसा लगता होगा कि इंडिया की कंपनी है ना। 1925 में इनकॉर्पोरेट हुई थी रेमंड्स, और इंडिया के अंदर टेक्स इसका किसका टेक्सटाइल का काम करती है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती है। और जो पीटर इंग्लैंड है वो इंडिया की कंपनी है। नहीं, ये भी गलत बात है। पीटर इंग्लैंड आयरलैंड की कंपनी है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिया के इतने बड़े वो होने के बावजूद भी फॉरेन की कंट्रीज हमारे यहाँ आगे सामान बेचती हैं। ठीक है। ऑल दो टेक्सटाइल में अभी भी हमारा हाथ सबसे आगे है, ये लोग भी हमसे ही खरीद के हमें ही बेचते हैं। अभी भी वही चलता है पुराना वाला इनका। आई एम सॉरी। तीसरा है बेटे, ड्यू टू अग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स of agricultural goods in development of country, prices of goods are expected to rise in international market। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जैसे ही हम इनको करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, लोग हम खरीदने जाएंगे और इसकी प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है। और ये तो कहने वाली बात है बस कि प्राइस बढ़ेगा तो कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। ठीक है बेटे। अब देखो आगे क्या हुआ कि विद द ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू WTO, India is expecting a market declining in dumping as a strategy adopted by the developed nation to exploit market in the less developed countries। चाहते ये थे कि ये डंपिंग करना शुरू करें। डंपिंग का मतलब होता है किसी कंट्री के अंदर बल्क सेल करना, जो जनरली डेवलप्ड कंट्री करती हैं, कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है या लेस डेवलप्ड कंट्री होती है वहां पर अपने चीजों का बल्क सेल करती है। ठीक है। बल्क सेल करने से क्या होता है, ज्यादा सामान आपकी मार्केट से उसकी मार्केट में जाएगा और वो कॉम्पिटेटिव रेट्स पर सस्ता हो जाएगा, और जो दूसरी कंट्री की मार्केट चल रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। उसको मार्केट को डिस्करेज करके हम अपनी चीजों को बेचना शुरू कर देंगे, जैसे चाइना करता है। चाइना अपने सामान को डंपिंग करता है, बहुत सस्ते रेट पर पूरे वर्ल्ड में बेचता है, और कोरिया जापान इनकी चीजों को सीधा डायरेक्ट कंपटीशन देता है, पर क्वालिटी वाइज इतना कर नहीं पाया वो। समझ गए। ठीक है बेटे। अब इसके बाद थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। ठीक है। तो एलपीजी पॉलिसी का फायदा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, है ना। पहले के मुकाबले ज्यादा वाइब्रेंट हुई, एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट हुआ, जीडीपी बढ़ा, और जीडीपी तकरीबन 8% हाई आया। ठीक है। स्टिमुलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एलपीजी पॉलिसी जो था उसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर स्टिमुलेट हुई। ठीक है। और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्रीज थी वो अचीव की एक अच्छा रिकॉग्निशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है। तीसरा है चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया गया, जो कि एक सीरियसली थ्रेट हो गया था 1991 के अंदर। लेकिन जीडीपी जब बढ़ी तो फिजिकल डेफिसिट धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है। और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ने लगी। चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुआ, जो उस टाइम 16.7% था वो 4 से 5% तक आके सिमट गया। ठीक है। लेकिन फिर से 2011 12 13 14 के अंदर दोबारा बढ़ा है ये, है ना। जिस टाइम कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस से जूझ रही थी, उस टाइम फिर से इंडियन इकोनॉमी को संभालने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सहारा था। ठीक है ना। उसके बाद 2014 की बात तो सरकार बदल गई, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, सब चीजें बदल के चली गई। कंज्यूमर की जो सर्वांगीणिटी थी वो बढ़नी शुरू हो गई। कंज्यूमर अब हमारा भगवान हो गया।
पहले कंज्यूमर को कोई नहीं पूछता था, जो मार्केट में आया वही बेचारा खरीद के ले जाता था। अब कंज्यूमर वो खरीदता है जो उसे पसंद होता है। उसे हार्वेस्ट का ब्रेड चाहिए तो वो हार्वेस्ट का लेके आएगा। उसे बेकरी में बेक करवा के मंगाना है ताजा ताजा, तो बेकरी में बेक करा के मंगाएगा। उसे ब्रिटानिया खाना है तो ब्रिटानिया खाएगा। ठीक है, अब ये उसके ऊपर है, वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंक्रीमेंट हुआ, पहले कम था, अब फॉरेक्स बढ़ने लगा हमारे पास। दूसरा, फ्लो ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट लोगों की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज ए इंजीनियरिंग इकोनॉमी पावर, सॉरी इमर्जिंग इकोनॉमी पावर। इंडिया का जो स्टेटस था वो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के बीच में होने लगा। मतलब जैसे सुपर पावर्स है अमेरिका, रसिया, इसराइल, वैसे सुपर पावर की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। ठीक है ना। तीसरा, अ शिफ्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। हम मोनोपोली मार्केट में थे जहां पर एक किसी भी सेक्टर का पूरा पूरा अधिकार था, वहां से हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ चलने लगे। अब जहाँ किसी चीज की बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। एलपीजी पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर को पूरा का पूरा निगलेक्ट किया गया। एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं की गई, जबकि सबसे मेन सोर्स था ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल सोर्स था आपके लेबर सप्लाई के लिए। ये प्रिंसिपल सोर्स था आपके हैवी डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है ना। लेकिन इसको नेगलेक्ट किया गया। मतलब डिमांड कैसे, ट्रैक्टर्स खरीदेंगे, ट्यूबवेल्स खरीदेंगे, तो वो सब डिमांड बनाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट किया गया है। दूसरा, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन एरियाज में ज्यादा ग्रोथ हुई, रूरल एरियाज में बिल्कुल हार्डली कहीं कहीं डेवलपमेंट हुई है। जहां जहां प्लांट्स लगे वहां पे डेवलपमेंट हुआ, अदरवाइज कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो रूरल अर्बन गल्फ जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ गया। ठीक है, गुड़गांवा बहुत डेवलप हो गया लेकिन बहादुरगढ़ बहुत छोटा रह गया, है ना। आ, दिल्ली बहुत डेवलप हो गया लेकिन गाजियाबाद अभी भी पुराना चल रहा है। या आप मान करो कि इंदिरापुरम, वैशाली, नोएडा, ये सब बहुत डेवलप हो गए, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, ये सब अभी पुराने फॉर्म में ही रह गए। ठीक है, फिर आता है बेटा इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इंडिया जो है वो सफर कर रहा है क्या बेटे, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म सफर कर रहा है। तकरीबन 200 साल का कॉलोनिज्म इंडिया में था, ब्रिटिशर्स के टाइम से, था ना। तो कम से कम 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एमएनसी इंडिया के अंदर आकर अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं। तो हमें इस बात का डर है कि कहीं दोबारा से वो वाली सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, समझ गए। फिर स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है कंज्यूमरिज्म। पॉज करो और पता लगाने की कोशिश करो। नहीं पता लगा। कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है ना, द प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि बाहर की जब मार्केट आती है तो इंडियन सोसाइटी भी वेस्टर्न पैटर्न पे चलेगी, वेस्टर्न कल्चर पे चलेगी। आपका साइज ऑफ मार्केट बढ़ेगा, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ेंगे, तो कंज्यूमर जो है वो अब आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, फिर है लोप साइड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस।
ग्रोथ प्रोसेस जो है वो उतना एक्सेलरेट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ठीक है ना। ये उतना ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं आ पाया जितना लेवल पे इसको आना चाहिए था। और कल्चरल इरोजन देखो, जब इंडियन कल्चर वेस्टर्न कल्चर के साथ मिक्स होगा तो आपका कल्चरल इरोजन होना ही है, ठीक है ना। आज की डेट पर इंडिया के लड़के धोती और कुर्ता पहन के नहीं घूमते हैं, वो जीन्स और टी शर्ट पहन के ही घूमते हैं, वो फॉरेन कल्चर है, ठीक है। शादी करने जाते हैं तो पुराने टाइम की जगह की तरह इंडियन ड्रेसेस पहन के नहीं जाते हैं, वो आजकल कोट पैंट पहन के जाते हैं या शेरवानी पहन के जाते हैं। तो इंडिया इंडो वेस्टर्न, शेरवानी नहीं, शेरवानी तो इंडियन कल्चर का हो गया। तो इंडो वेस्टर्न पहन के जाते हैं। तो हमारे अब लड़कियां जो है हमारी, वो साड़ी पहन के थोड़े घूमती हैं, पहले तो सब साड़ी पहन के घूमती थी, या ज्यादा हो गया तो पंजाब का कल्चर अडॉप्ट कर लिया तो सूट पहन के घूम रही हैं, ठीक। लेकिन आज की डेट पर कितनी लड़कियां हैं जो साड़ी पहन के घूमती हैं या साड़ी पहन के स्कूल जाती हैं, एक टीचर्स डे को छोड़ के। तो ये कल्चरल एरोजन हुआ। जब दो अलग अलग इकोनॉमी के लोग होंगे तो हमेशा फॉरवर्ड वाली इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाता है। आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड है तो आप उसे प्रमोट कीजिए कि लोग उसको फॉलो करें, है ना। लेकिन इंडिया के लड़के जीन्स पहन के घूमते हैं, और मैं देखता हूँ कि फॉरेन के जो लोग आते हैं इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह में, वो लोग धोती पहन के घूम रहे होते हैं। इतना फर्क आया। तो कल्चरल इरोजन होगा, तो ये एक और डिमेरिट हो गई। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या एलपीजी पॉलिसी आनी चाहिए थी या एलपीजी पॉलिसी आनी नहीं चाहिए थी। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर मुझे चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी लाना यानी एलपीजी लाना जरूरी था, पर क्या ये होना चाहिए था और क्या ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एलपीजी पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी थी, या आप इस बात से सहमत नहीं है कि एलपीजी पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी नहीं थी। ये कंक्लूजन आपको देना है, ठीक है बेटे। कर लीजिए इसको, पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एक बार बुक से भी पढ़ लीजिए, और जितने भी डाउट्स निकलेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे 7 बजे। पिछले चैप्टर में आपको डाउट्स नहीं हुए थे शायद, इस चैप्टर में डाउट्स निकलेंगे। तो जो भी डाउट हो आप मार्क करके रखिए, कल 7 बजे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बार चैप्टर अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा उसके बाद, ठीक है बेटे। ओके, चलिए बाय बाय।